कौन सा भूत बांग्ला? चलो देखो, शुरू करते हैं। तो कल हमने रे ऑप्टिक्स देखा था। ओके, so today we'll discuss about the wave optics. Book. Okay, now see. So initially we have some important theories about the nature of light. First one is corpuscular theory. Okay, तो corpuscular theory में क्या था? अरे हो गए क्या हो? लड़की, ओके, तेरा नाम क्या है? पूजा। बहुत बातें करती नहीं है पूजा। हाँ, छोटी भी है। अभी मुझे जो दिखेगा उसको ही बोलूंगा ना। अरे छोटी हो, छुप जाती हो तो। चलो, so first is Newton's corpuscular theory. तो न्यूटन ने क्या बोला था कि द लाइट इज व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। ठीक है। देन लाइट में जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, दैट इज ड्यू टू व्हाट? डिफरेंट साइज ऑफ दिस कॉर्पस्कल्स। ठीक है। देन द लाइट travels in straight line, it follows laws of reflection, it also follows laws of refraction, but the phenomenons like what? Interference, polarization and diffraction was not explained by this corpuscular theory. उसके बाद ये जो वेव नेचर है, ओके, और वी कॉल इट एज व्हाट? वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वो किसने प्रपोज की थी? हाइजन ने। ठीक है, किसने प्रपोज की थी? हाइजन ने। तो उन्होंने क्या बोला था कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, तो वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। हाँ, चल रहा है। और देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जस्ट लाइक व्हाट? वेव फ्रंट। सो व्हाट इज वेव फ्रंट? Wave front, it is the locus of all the points which are in same phase at given instant of time, which are in same phase at given instant of time. तो वेव फ्रंट जो होता है,
ओके, वेव फ्रंट क्या कैरी करता है? सो वेव फ्रंट कैरीज एनर्जी, ठीक है। सो वेव फ्रंट क्या कैरी करता है? एनर्जी कैरी करता है। सो सपोज वी हैव अ पॉइंट सोर्स, ओके, ये अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और यहां से जो वेव्स निकलेगी, दिस वेव्स विल ट्रेवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दिस वेव्स विल ट्रेवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स जो सेम फेज में होंगे, ये जो पॉइंट्स है जो सेम फेज में होंगे, उनको अगर हम क्या कर देंगे? अटैच कर देंगे, ओके, उनको क्या कर देंगे? अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक लोकस बनेगा, ओके। अब देखो ये कैसा है? ये पॉइंट सोर्स है, ये क्या है? पॉइंट सोर्स है। अगर पॉइंट सोर्स है तो उससे जो waves निकलेगी, that waves will have a spherical symmetry, that will have a spherical symmetry, means like a sphere, these waves will travel in all possible direction। तो ये waves क्या करेंगे? सभी possible direction में travel करेंगे, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे ये जो सरफेस बनेगा, यहाँ पे ये जो सरफेस बनेगा, ओके, ये देखो, ये ऐसा जो सरफेस बनेगा, जो क्या होगा? कॉमन सरफेस होगा, और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे, और उस पे ये जो वेव्स आके इंसिडेंट होगी, तो इस सभी ये सभी पॉइंट्स जो होंगे, ये सेम फेज में होंगे। तो इस लोकस को हम क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। इसको क्या कहेंगे हम? वेव फ्रंट, ठीक है, समझ में आया? इसको हम कहेंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट तीन टाइप के होते हैं, दैट इज spherical wave front, then cylindrical wave front and plane wave front, okay। तो कौन कौन से वेव फ्रंट है? spherical wave front, then cylindrical wave front, okay, and plane wave front, and what? Plane wave front, okay। तो ऐसे तीन वेव फ्रंट होते हैं। अब इसका जो सोर्स होता है, इनके सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, राइट। मतलब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट किससे जनरेट होगा? एक पॉइंट सोर्स से जनरेट होगा। तो इसका जो सोर्स होगा, दैट इज व्हाट? पॉइंट सोर्स, ओके। तो ये पॉइंट सोर्स होगा। देन सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट किससे जनरेट होगा? तो ये होगा लाइन सोर्स। ये क्या होगा? लाइन सोर्स। और ये दोनों वेव फ्रंट कौन से? स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, इसको अगर हम लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जर्व करें, देन इट अपीयर्स टू बी ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, okay, it appears to be traveling in straight line, it appears to be traveling in parallel lines, parallel lines, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन वेव फ्रंट, ओके। जस्ट लाइक कि सन की जो लाइट आती है, सन की जो लाइट आती है, वो नाउ यू नो सन इज अ स्फेरिकल, सन क्या होगा? स्फेरिकल। और इतना दूर से अगर हम उसको देखते हैं सन को, देन इट अपीयर्स लाइक अ पॉइंट, it appears like a point, and you know कि sun emits the light in every possible direction, right। तो वो जब अर्थ पे आएगा, और अर्थ का जो ऑर्बिट होगा, जहां पे सभी पॉइंट अगर सेम फेज में आएंगे, तो वो वहां पे क्या बनाएगा? एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। वो क्या बनाएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। लेकिन अब ये देखो, ये जो डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच, ये डिस्टेंस क्या होता है? इट इज वेरी लार्ज डिस्टेंस, इट इज वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो जब सन रेज अर्थ के सरफेस पे आते हैं, तो इट अपीयर्स एज अ parallel lines, it appears as what? Parallel line। We also treat the light as traveling in parallel lines, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे जो वेव फ्रंट बनेगा, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। और जब वो निकलेगा कहां से? सन से, तो वहां पे क्या बनाएगा? वो स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझ में आया? सो these are the three types of wave front: cylindrical, spherical and plane, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट कैसे होगा? जब स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को हम लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जर्व करें। सो इफ प्लेन वेव फ्रंट, or if spherical and
cylindrical wavefront, cylindrical wavefront, spherical and cylindrical wavefront seen at large distance, seen at large distance, large distance, seen at large distance appears to be plane wavefront, plane wavefront. समझ में आया? It appears to be plane wavefront. Is it clear? Yes. ठीक. So ये तीन टाइप के wavefront होंगे. Then so you can explain the reflection of light and refraction of light on the basis of wave theory of light. Okay, that was explained by the scientist Eugen. Okay. Then next is polarization of light. Polarization of light. Now suppose you have a point source. Okay, so polarization of light. Polarization of light. Okay, this is one important concept. Or polarization of light. This polarization is exhibited only by transverse wave. Okay, this is important thing. This polarization is shown by only transverse wave. Shown by only transverse wave. Transverse wave. ओके लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो होती है, वेव दो टाइप की होती है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव. तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो होगी, इट विल नॉट शो यू द पोलराइजेशन, it will not show you the polarization, but this polarization is observed in transverse wave, and you know light is a transverse wave while sound is a longitudinal wave. So polarization, phenomenon of polarization is not shown by sound, but it is shown by light. Okay? Now in transverse wave, what we have, the direction of vibration of electric field vector, direction of vibration of electric field vector is parallel, is what? Is, sorry, direction of vibration of this electric field vector and magnetic field vectors are perpendicular to the direction of propagation, is perpendicular to the direction of propagation. तो हमने देखा था कि ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है, तो ये ट्रांसवर्स वेव कैसे ट्रैवल करती है? ऐसी ट्रैवल करती है, राइट? मींस दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन. मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल होगा ये कैसा वाइब्रेट करता है? इस तरह वाइब्रेट करता है, राइट? तो ये सभी पार्टिकल्स जो होंगे वो इस तरह वाइब्रेट करते हैं, एंड द वेव ट्रेवल्स इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और ये होगा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन. ये क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है. अब ये जो वाइब्रेशंस होंगे, ओके, मतलब इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लूं, ऐसा सपोज ये वेव ऐसे एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, एक सिलेंडर के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होंगे, राइट? अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, दे आर इंडिपेंडेंटली कैन ट्रैवल इन दिस डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन. मतलब इसका अगर एक क्रॉस सेक्शन ले लूं मैं, ओके, तो ये जो सिलेंडर होगा जिसमें वेव ट्रैवल कर रही है, इसका अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो ये मुझे कैसे दिखेगा? ओके, सो इट ऑब्जर्व लाइक दिस. ये देखो, ओके, तो ये एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. देन ये होगा एक, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही है. ओके, हम सभी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ही कंसीडर करेंगे. उसी को बोला जाता है लाइट वेक्टर्स, उसी को बोला जाता है लाइट वेक्टर, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को कंसीडर नहीं करते. तो देखो ये वाइब्रेशंस जो है, ये ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है, ये वाइब्रेशन ऐसा हो रहा है, ये वाइब्रेशन कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है? ये देखो ये वाइब्रेशन कुछ ऐसा हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाइब्रेशंस हो रहे हैं ऐसे, ठीक है? So these are the vibrations which are taking place in different direction. और ये जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होगा, that depends on the source of light.
दैट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। मतलब किसी सोर्स से जो वाइब्रेशन है वो ऐसे आ रहा है, राइट, किसी सोर्स से जो वाइब्रेशन है वो ऐसे आ रहा है, किसी सोर्स से जो वाइब्रेशन है वो ऐसे आ रहा है, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स। ओके, और एक जो सोर्स होगा तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स होंगे जहां से ये ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है या लाइट वेव जनरेट होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि ये जो लाइट है ये ऐसे ट्रेवल कर रही है। ओके, ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशन। और ये आपको समझ में आया ना, ये आपको समझ में आया होगा कि ये कैसा है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये कैसा है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन जो है ये ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ये लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, मतलब इसमें वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस कैसे समझ में आया आपको, ये देखो ये ऐसा सिलेंडर की तरह ट्रैवल कर रहा है ना। तो कुछ वाइब्रेशंस ऐसे है, कुछ वाइब्रेशंस ऐसे है, कुछ वाइब्रेशंस ऐसे है, कुछ वाइब्रेशंस ऐसे है। समझ में आया? यस। अब जब मैं इस लाइट को क्या करता हूं, एक स्लीट से क्या करता हूं, एक स्लीट से पास करता हूं, वेरी थिन स्लीट। ओके, वेरी थिन स्लीट से अगर मैं इसको पास करता हूं, सो व्हाट विल हैपन, इसको अगर मैं वेरी थिन स्लीट से पास करता हूं, सो व्हाट विल हैपन, बोलो, इसमें क्या होगा। तो इस स्लीट को जो वाइब्रेशंस पैरेलल होंगे, इस स्लीट को जो वाइब्रेशंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, दैट वाइब्रेशंस विल पास थ्रू दिस, राइट। लेकिन जो वाइब्रेशंस कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे या अदर डायरेक्शन में होंगे, दिस वाइब्रेशंस विल गेट रेस्ट्रिक्टेड, राइट। तो वो वाइब्रेशंस इस स्लिट से पास नहीं होंगे। सो restrictions of the vibration, okay, what is this polarization, it is restriction of vibrations other than one direction। तो एक डायरेक्शन में जो वाइब्रेशंस होंगे वो पास हो जाएंगे, लेकिन बाकी सब वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। एंड सो दिस phenomenon of restriction of the vibration is called as polarization। इसको हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये देखो, तो ये जो इस स्लीट को जो वाइब्रेशंस पैरेलल होंगे वो वाइब्रेशंस यहां से पास हो जाएंगे, दिस वाइब्रेशंस विल पास थ्रू दिस। तो देखो ये वाइब्रेशंस ऐसे पास हो रहे हैं, है ना, समझ में आया। तो ये वाइब्रेशंस पास हो गए, राइट, और बाकी सब वाइब्रेशंस रेस्ट्रिक्ट हो गए, राइट। अब ये जो लाइट होगी, ओके, ये जो लाइट होगी जो आगे पास हो गई, ये जो लाइट होगी जो आगे पास हो गई, अब ये जो स्लीट होगी या इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजर, इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजर, जिसने क्या काम किया, लाइट को पोलराइज किया, जिसको क्या, जिसने क्या काम किया, लाइट को पोलराइज किया। ठीक है, तो जिस प्लेन में ये वाइब्रेशंस होंगे, जिस प्लेन में क्या होंगे, ये वाइब्रेशंस होंगे, उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसको क्या कहेंगे हम, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, समझ में आया। और इस प्लेन को, जो प्लेन परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन को, जो प्लेन कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, इस प्लेन को हम कहेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ओके, ये जो प्लेन होगा जो इसको परपेंडिकुलर होगा, ओके, किस प्लेन को, ये जो प्लेन है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इसको जो प्लेन परपेंडिकुलर होगा उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो ये आपका प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन वाइब्रेशन है, तो ये क्या होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। समझ में आया, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इज इट क्लियर? यस। अब इसको हमने क्या नाम दिया, पोलराइजर। इसको हमने क्या नाम दिया, पोलराइजर। ये क्या हो सकती है, एक स्लिट हो सकती है, कुछ क्रिस्टल्स हो सकते हैं, लाइक निकोल प्रिज्म हो सकता है,
आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, निकोल प्रिज्म। ओके, टू मेक अ प्लेन पोलराइज लाइट, टू डिटेक्ट द कायरलिटी इन द कायरलिटी इन द मॉलिक्यूल, है ना, यू नो कायरल मॉलिक्यूल्स। यस, तो कायरलिटी डिटेक्ट करने के लिए हम यही लाइट यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेन, दैट इज पोलराइज लाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये जो लाइट होगी, ओके, आफ्टर दिस, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज लाइट। इसको क्या कहेंगे हम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, इसके बाद हमने क्या किया, और एक स्लिट यहाँ पे रख दी। ओके, यहाँ पे और एक स्लिट रख दी, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एनालाइजर। इसको हम क्या कहेंगे, एनालाइजर। ओके, इसका काम भी वही है, लेकिन सिर्फ ये क्या करता है, जो लाइट पोलराइज हुई है, ये उसको डिटेक्ट करता है कि वेदर इट इज प्लेन पोलराइज्ड और नॉट, वेदर इट इज प्लेन पोलराइज और नॉट। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एनालाइजर। उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालाइजर यूज करते हैं। अब देखो, ये जो पोलराइजर है और एनालाइजर है, ये जो पोलराइजर और एनालाइजर है, ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे को, ये क्या होंगे, एक दूसरे को पैरेलल होंगे, तो जो लाइट प्लेन पोलराइज हुई थी, जो लाइट क्या हुई थी, प्लेन पोलराइज हुई थी, दैट लाइट विल पास थ्रू दिस। ये पोलराइजर और एनालाइजर क्या होंगे, एक दूसरे को पैरेलल होंगे, तो पूरी की पूरी लाइट उसमें से पास हो जाएगी, राइट। लेकिन जब हम ये पोलराइजर और एनालाइजर के बीच, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच अगर कुछ एंगल बनाते हैं, तो पूरी की पूरी लाइट पास नहीं होगी। सम वाइब्रेशंस विल गेट पास थ्रू, बट सम वाइब्रेशंस विल बी अगेन restricted, some vibrations will be again restricted। तो यहां पे एनालाइजर के बाद जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी, एनालाइजर के बाद हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी, वो इंटेंसिटी क्या होगी, दैट इंटेंसिटी विल बी लेस, that intensity will be less, and that intensity depends on what, that intensity depends on the angle between polarizer and analyzer। ये एंगल अगर 0 होगा, देन यू विल गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, तो यू विल गेट व्हाट, 0 इंटेंसिटी। ओके, तो एनालाइजर और पोलराइजर के बीच एंगल कितना होगा, 90 होगा, तो यू विल गेट 0 इंटेंसिटी, और ये एंगल 0 होगा, तो यू विल गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी। समझ में आया। yes। और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मालूस। मालूस, मालूस। ये आपके बोर्ड सिलेबस में नहीं था, हाँ, इसको कम कर दिया था, लेकिन सीईटी पे इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, उसको फिर मत पढ़ो, है ना, लेकिन जो नीट करना चाहते हैं उनके लिए तो है। ठीक है, तो देखो, सपोज ये जो लाइट है, ओके, ये जो लाइट है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, I0। ओके, ये जो लाइट है, दिस इज, ये कौन सी लाइट है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ये कौन सी लाइट है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ये कौन सी है, अनपोलराइज्ड लाइट है। उसकी इंटेंसिटी कितनी है, सपोज I0। उसकी इंटेंसिटी कितनी है, I0।
अब जब ये लाइट इस पोलराइजर से पास हो जाएगी तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट होगी, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट होगी, इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? ये हो जाती है हाफ। ये क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। ये क्या हो जाती है? हाफ। ठीक है, समझ में आया? देन अब इसके बाद जो इंटेंसिटी आएगी, इसके बाद जो इंटेंसिटी आएगी, राइट, तो यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी होगी, ओके, दैट इंटेंसिटी आई नॉट, ओके, और आई टू, ये जो इंटेंसिटी होगी आई टू, नाउ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर, एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर। तो ये आई टू क्या हो जाएगा? दिस इज आई वन cos square theta, ठीक है? Okay, this will become what? I2 is equals to I1 cos square theta. Okay, where theta is angle between analyzer and polarizer. ठीक है, देखो इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, जेई में भी आया है, नीट में भी आया है, सीटी में भी आ सकता है। अगर वो डिलीटेड है तो नहीं आ सकता, राइट, बट आ भी सकता है। ठीक है, so this law is called as Malus law. इसको क्या कहेंगे हम? मालूस लॉ। ठीक है, समझ में आया? ओके, दिस इज व्हाट दिस इज पोलराइजेशन। इसको हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। देन अनदर वे ऑफ getting a polarized light is what? Polarization by reflection. Next is what? Polarization by reflection. Polarization by reflection. Polarization by reflection. तो देखो इसमें क्या होगा? Now suppose you have reflecting surface. ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये नॉर्मल है। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो देखो जब कोई लाइट इस पे इंसिडेंट होगी, ऐसी कोई लाइट जब इस पे इंसिडेंट होगी, ओके, इट विल मेक हियर एन एंगल दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यू नो दैट कि ये भी एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, राइट। इसको भी मैंने आई लिखा, राइट। और ये देखो ये क्या है? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज व्हाट? रिफ्लेक्टेड रे। और ये यहाँ पे क्या होगा? एक ये होगा एक रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये क्या होगा? ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। एंड ये क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब जब इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। देन और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये देखो ये जब इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, ये कैसी होगी? दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आया? ये क्या हो जाएगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इज इट क्लियर? ठीक। और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये पोलराइजेशन होगा, मतलब जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहेंगे?
एंगल ऑफ पोलराइजेशन, उसको क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये देखो, अगर हम इन तीन एंगल को एक साथ लिखे तो क्या लिख सकते हैं? यस, ये देखो, ये एंगल ये 90 है और ये क्या होगा, आर, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये देखो, इन तीनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 180 आएगा। इन तीनों का जो सम होगा वो कितना आएगा, 180 आएगा, राइट। और ये 90 है, मतलब आई एंड आर इनका सम कितना होगा, 90 होगा। तो फ्रॉम डायग्राम व्हाट वी कैन से, from diagram what we can say, this is I plus R is equals to 90. Yeah, this implies R is equals to what, 90 minus I, 90 minus I. ठीक है, समझ में आया? Now if you apply Snell's law here, अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अगर मीडियम 1 क्या होगा, एयर होगा या वैक्यूम होगा, तो हम इसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, राइट। एंड दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, साइन आई अपॉन साइन आर, राइट। और इस एंगल को हम क्या कहेंगे, आईपी, दैट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, उसको क्या कहेंगे हम, पोलराइजेशन। तो ये होगा आईपी, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज साइन आई पी अपॉन साइन आर, और आर क्या होगा, 90 माइनस आई पी, 90 माइनस आई पी। सो दिस विल बिकम व्हाट, साइन आई पी अपॉन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस आई पी। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू tan आई पी। ये क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू tan आई पी। इसलिए ये जो आईपी हो जाएगा इसको हम कहेंगे पोलराइजिंग एंगल, एंड दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ म्यू। समझ में आया? सो आईपी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, और इसको कहा जाता है ब्रीविस्टर्स लॉ। इसको क्या कहेंगे हम, ब्रीविस्टर्स लॉ। समझ में आया? इसको हम कहेंगे ब्रीविस्टर्स लॉ, ओके। और जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकाल सकते हैं। और ये जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। ठीक है, समझ में आया? देन नेक्स्ट इज next phenomenon is called as interference. Next phenomenon is called as interference. अब interference क्या होगा, what will be the interference of light? Okay, when light from two sources overlaps on each other, it forms what, interference pattern. Okay, मतलब दो waves, दो light waves from two different source, okay, और ये दो sources जो होंगे, ये दो sources कैसे होंगे, this should be coherent sources। ये sources कैसे होने चाहिए, coherent sources होने चाहिए। ठीक है, ओके, समझ में आया? तो ये जो सोर्सेस होंगे तो ये क्या होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस। एंड व्हाट इज मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेस, टू सोर्सेस ऑफ, two sources emitting waves of same frequency and having constant phase difference, constant phase difference which is independent of the time। ठीक है, इनको हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। मतलब उनसे जो वेव्स इमिट होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, नियरली उनकी वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। देन उनमें जो फेज डिफरेंस होगा वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट फेज होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। ओके, जीरो तो नहीं हो सकता लेकिन कांस्टेंट फेज डिफरेंस जरूर हो सकता है। तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? यस, आगे देखो। नाउ इंटरफेरेंस पैटर्न।
Now see the interference pattern. So इंटरफेरेंस क्या होता है पहले एक बार समझ लो इसको. Okay, we have these two sources of light, S1 and S2. Okay, these are the two sources of light. और यहाँ पे क्या है, this is the screen where we can observe the interference pattern, right? अब देखो क्या होगा कि यहाँ से कुछ लाइट वेव्स जनरेट होगी. ये दिस इज स्लिट 1, दिस इज स्लिट 2. अब ये देखो अगर हमें क्या जनरेट करना है, कोहेरेंट सोर्सेस जनरेट करना है, तो जनरली वो कोहेरेंट सोर्सेस हम कैसे जनरेट करते हैं, बाय सिंगल सोर्स. तो ये सिंगल सोर्स से लाइट इस तरफ भी जाएगी, सिंगल सोर्स से लाइट इस तरफ भी जाएगी, और वही लाइट दो सोर्सेस से पास होगी. तो वो वही लाइट अगर दो सोर्सेस से पास होगी तो उसकी वेवलेंथ सेम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और जब वो स्क्रीन पे जाके इंसिडेंट हो जाएगी, ओके, जब वो स्क्रीन पे जाके इंसिडेंट होगी, देन व्हाट विल हैपन. तो उनका जो, ये देखो अब यहां से एक रे लाइट की वेव निकलेगी और वो कहा जाएगी, इट विल इंसिडेंट ऑन दिस. वो यहाँ पे इंसिडेंट होगी. समझ में आया? वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे इंसिडेंट होगी. अब यहां से जब एक वेव इस तरफ ट्रेवल करती है, ओके, और यहां से एक वेव जब इस तरफ ट्रेवल करती है, सो व्हाट विल हैपन, ये दोनों वेव्स एक साथ जब यहाँ पे क्या होंगे, ट्रेवल करेंगे एक ही पॉइंट पे, तो उनकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, राइट. अब देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ओके, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ओ. तो S1O एंड S2O, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा. इसीलिए जब ये दोनों लाइट वेव्स यहाँ पे आ जाएगी, देन हियर what will happen, the crest will overlap on crest, trough will overlap on trough. समझ में आया? crest will overlap on crest and trough will overlap on trough, and here you will get what, constructive interference. और जब constructive interference होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक ब्राइट बैंड आएगा या ब्राइट स्पॉट आएगा. समझ में आया? और जब यहां से निकलने वाली एक लाइट वेव जो यहां ट्रेवल कर रही है, और यहां से निकलने वाली जो दूसरी लाइट वेव जो यहां ट्रेवल कर रही है, अब ये दोनों जब एक साथ एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, सुपर इम्पोज होंगे, ओके, इस पॉइंट पी पे, इस पी पॉइंट पे जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, तो इनके मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप होगा या ट्रफ ट्रफ ओवरलैप होगा या क्रेस्ट ट्रफ ओवरलैप होगा, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, that depends on this path length. Okay, that depends on this path length, or what we can say, that depends on the path difference. So here we are going to calculate what, path difference. तो यहाँ पे अगर हम path difference को calculate करें, ओके, पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करें, मतलब हमें क्या कैलकुलेशन करना है, दैट इज S2P माइनस S1P. ओके, इसको हम कहेंगे पाथ डिफरेंस. इसको क्या कहेंगे हम, पाथ डिफरेंस. ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये जो पाथ डिफरेंस होता है, ओके, इसको हम डेल्टा एल लिखेंगे. तो ये जो डेल्टा एल होगा, ओके, ये डेल्टा एल जो होगा, अब देखो यहां से इस O पॉइंट से P पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा, दैट इज Y, राइट. ये स्क्रीन और स्लीट के बीच जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कैपिटल D. यार क्या कर रहे हो यार तुम, पहले बातें कर लो. मुझे लगा था कि ज्यादा स्टूडेंट होते इसलिए बातें करते हो. अभी 4-5 लोग बैठे हैं फिर भी, मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग एनीथिंग.
आपको किसने पढ़ा, अच्छे से पढ़ाया था ये, पढ़ाया था कि नहीं ये? हाँ तो पढ़ो ना थोड़ा। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैं सोचता हूँ यार कुछ तो आपको मिलेगा यहाँ से, क्रैश कोर्स से कुछ 10-15% भी मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे तो अच्छी बात है ना। ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, आई नो, ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ते क्रैश कोर्स से, लेकिन कुछ 10-15% भी बढ़ जाएंगे तो भी आप 50 एक स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आगे चले जाओ, 50 एक हजार स्टूडेंट को छोड़ के आगे चले जाएंगे। इतना भी समझ में नहीं आता आपको? है प्राजक्ता, प्राजक्ता समझ? तो देखो पाथ डिफरेंस मतलब इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब यहां से जो वेव ट्रेवल करती है पी पॉइंट तक और यहां से जो वेव ट्रेवल करती है पी पॉइंट तक, तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा मतलब S2P माइनस S1P, ओके, ये जो पाथ डिफरेंस होगा ये डिसाइड करेगा कि वेदर देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड यू नो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा तो मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट ओवरलैप होंगे और ट्रफ ट्रफ ओवरलैप होंगे, राइट। और वहां पे क्या आएगा, ब्राइट स्पॉट आएगा, वहां पे क्या आएगा, ब्राइट स्पॉट आएगा। और जब क्रेस्ट और ट्रफ ओवरलैप होंगे तो क्या आएगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ ओवरलैप होंगे तो वहां पे एक डार्क स्पॉट आएगा और उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अगर उसका एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो पाथ लेंथ है, ये जो पाथ डिफरेंस होगा, ये जो पाथ डिफरेंस होगा ये क्या हो सकता है, ये देखो ये जो दो सोर्सेस है, ये जो दो सोर्सेस है इनके बीच का डिस्टेंस सपोज कितना है, डी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, ये कैपिटल डी है और ये डिस्टेंस वाई है। ये डिस्टेंस अगर y है तो ये जो डेल्टा एल होगा, ये जो पाथ डिफरेंस होगा ये होगा y डी अपॉन डी। क्या होगा ये, y डी अपॉन डी। ठीक है, नाउ टू गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न, ओके, टू ऑब्टेन constructive interference, टू ऑब्टेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये कितना होना चाहिए, that should be equals to n lambda. Okay, means what we can write, this yd by d should be equals to what, n lambda, n lambda, sorry, n lambda, right? That is integral multiple of lambda, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। तो अगर हम इसमें से क्या निकाल ले, पोजीशन ऑफ दिस ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, सो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज ये क्या होगी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और ब्राइट स्पॉट यू कैन से, ओके, ब्राइट फ्रिंज, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो पोजीशन आएगी दैट कैन बी क्या, वाई एन, ओके, ये पोजीशन यहां से यहां तक ये वाई एन, ये कितना हो जाएगा, दिस वाई एन इज इक्वल्स टू व्हाट यू कैन राइट, दिस इज एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, जब n इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा, जब n इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा, राइट, मतलब उसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, मींस यू विल गेट व्हाट, सेंट्रल ब्राइट, तो यू विल गेट व्हाट, सेंट्रल ब्राइट, जो कहां पे आएगा, ओ पॉइंट पे, you will get what, central bright. So yn is also equals to 0 and this is the position of central bright. इस किसकी पोजीशन है, ये सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन, समझ में आया? तो देखो अब ये होगा n इज इक्वल्स टू, अगर 1 हो जाएगा तो y1 मतलब ये क्या होगा, फर्स्ट, दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, ओके, और ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा डी बाय डी, लैम्बडा डी बाय डी। देन ये अगर सेकंड हो जाएगा सो पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट विल बी व्हाट, 2 लैम्बडा डी बाय डी, 2 लैम्बडा डी बाय डी। तो ओके, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ब्राइट, ये हो जाएगा आपका सेकंड ब्राइट एंड दिस विल बी
योर, ये क्या होगा, दिस इज nth ब्राइट, ये क्या होगा nth ब्राइट। समझ में आया? ओके। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है उस पाथ डिफरेंस पे। किस पे डिपेंड करता है? पाथ डिफरेंस पे। अब देखो, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, फॉर destructive interference, so to obtain destructive interference, destructive interference, to obtain destructive interference, है ना, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर ऑब्टेन करना है तो ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एल, ओके, ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एल, दैट शुड बी ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, that should be what, odd multiples of lambda, that is what we can write 2n minus 1 into lambda, okay, nahin, it should be odd multiples of lambda by 2, it should be odd multiples of lambda by 2। और देखो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ रे, इसको लिख सकता हूँ 2n into lambda by 2, right, तो ये क्या है, this is even number, this is what, even number, so this should be even multiple of lambda by 2, this should be even multiple of lambda by 2 and this should be odd multiple of lambda by 2, okay। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज, ये देखो ये 2 को अंदर ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2, n माइनस 1 बाई 2, ठीक है, समझ में आया, n2 लैम्डा, n माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा, और 2n माइनस 1 अप n2 लैम्डा बाई 2, सो दिस इज डेल्टा l, दिस इज व्हाट डेल्टा एल, समझ में आया, ये क्या हो जाएगा डेल्टा एल, दैट इज द पाथ डिफरेंस, ओके। पाथ डिफरेंस अगर ये होगा तो हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, मींस वी विल गेट द पोजीशंस ऑफ डार्क स्पॉट, तो उसको कैसे करेंगे, तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये कितना है, लैम्डा वाई डी बाई डी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई डी बाई डी के बराबर हो जाएगा, तो y को अगर हम निकाले, ओके, तो y को अगर हम निकालेंगे तो ये डार्क पोजीशन होगी, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा डी बाय डी, ठीक है, समझ में आया, और ये क्या होता है, ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, ठीक है, समझ में आया, यस। So these are the positions of dark, these are the positions of dark, right। अब ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है यहाँ पे कभी डार्क पॉइंट नहीं आता, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, ब्राइट पॉइंट ही आएगा, राइट, इसलिए हम जो डार्क काउंट करना शुरू करेंगे वो डायरेक्टली कहां से काउंट करेंगे, फर्स्ट डार्क से, जैसे यहाँ पे हमने सेंट्रल ब्राइट लिया था जिसके लिए n इक्वल्स टू 0 था, अब यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, n इज इक्वल्स टू अगर 1 होगा तो ये क्या होगा, y1d होगा, ये क्या होगा, y1d मतलब फर्स्ट डार्क, राइट, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे 1 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 मीन्स लैम्डा डी बाय 2d, ओके, यहाँ पे आप पुट कर सकते हो 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय 2d, समझ में आया, देन लैम्डा इज n इज इक्वल्स टू, अगर ये तो किसकी पोजीशन है फिर, दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, राइट, देन ये सेकंड होगा तो सेकंड y2d, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 अगर आता है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 3 लैम्डा डी बाई डी 2d, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड डार्क, ये क्या हो जाएगा सेकेंड डार्क, समझ में आया, तो इस तरह हम आगे कैलकुलेशन करते जाएंगे, सो यू विल गेट व्हाट, द पोजीशंस ऑफ दिस डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस, इज इट क्लियर, ओके, तो ये पोजीशन मिल गई, अब हमें क्या निकालना है, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, देन विड्थ ऑफ डार्क एंड विड्थ ऑफ ब्राइट, ठीक है, तो देखो अब सेंट्रल ब्राइट जो होगा, सेंट्रल ब्राइट जो होगा, सो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ओके, विड्थ ऑफ, ठीक है, ये अब देखो इसमें जो ब्राइट और डार्क होते हैं इन सबकी विड्थ क्या होती है,
सेम होती है। ओके, इंटरफेरेंस पैटर्न में जो ब्राइट एंड डार्क हो गए इन सब की विड्थ कैसी होगी, सेम होगी। डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये जो विड्थ होती है चेंज हो जाती है, ये जो विड्थ होती है ये चेंज हो जाती है। जो सेंट्रल ब्राइट होता है उसकी विड्थ ज्यादा होती है इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, और बाकी सबकी जो विड्थ होगी वो कैसी होगी, सेम होंगी। तो यहाँ पे अगर हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ। तो देखो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे हम, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। सो दिस इज एक्स, ठीक है ना। तो ब्राइट और डार्क के लिए सेम होगा। सो फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट अगर हम निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट अगर हम निकालेंगे, so what is this fringe width of bright? So it is distance between two successive dark points. It is distance between two successive dark point. तो ये किसकी फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी हमें, ब्राइट पॉइंट की। और डार्क पॉइंट की चाहिए तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट पॉइंट्स। ब्राइट पॉइंट की चाहिए तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क, और डार्क पॉइंट की चाहिए तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट, ठीक है। और दोनों की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सेम होती है। दोनों की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सेम होती है। तो अब ये ब्राइट निकालना है मुझे, तो ये क्या है, फर्स्ट डार्क है, और ये क्या है, सेकेंड डार्क है। तो इससे इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। तो दिस इज व्हाट, 3 लैम्बडा डी बाई 2d माइनस लैम्बडा डी बाई 2d, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज lambda d by d, okay, and this is the fringe width of the bright। और यही fringe width किसकी होगी, डार्क की भी होगी, बिकॉज इन इंटरफेरेंस पैटर्न दोनों की जो फ्रिंज विड्थ होती है वो सेम होती है। समझ में आया, वेरी गुड। ओके, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। ओके, अगर इसका आपको करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकालना होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज 2 बाई लैम्बडा एन टू पाथ डिफरेंस, एन टू व्हाट, पाथ डिफरेंस। समझ में आया, ओके। तो आपको पाथ डिफरेंस पता है, देन यू कैन फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस। सो डेल्टा फाई रिप्रेजेंट्स डेल्टा फाई रिप्रेजेंट फेज डिफरेंस एंड डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट पाथ डिफरेंस। मैंने यहाँ पे डेल्टा एल लिखा है, यू कैन राइट डेल्टा एल आल्सो, ठीक है। समझ में आया, ओके। सो यू कैन फाइंड आउट करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एज वेल एज फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। समझ में आया, यस और नो। तो जो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस होंगे उनकी जो इंटेंसिटी होगी, दैट इंटेंसिटी विल बी व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट, ओके, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट। तो ब्राइट की जो इंटेंसिटी होगी, ब्राइट की जो इंटेंसिटी होगी, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये जो सभी ब्राइट पॉइंट जो होंगे इन सबकी इंटेंसिटी कैसी होगी, ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। पर लेकिन ये डिफ्रैक्शन पैटर्न में अब जब हम जाएंगे तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में इन सबकी फ्रिंज जो इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। समझ में आया, ओके। और डिफ्रैक्शन पैटर्न में देखो, जो कंडीशन हमने किसके लिए ली थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ब्राइट स्पॉट के लिए जो हमने ली थी कंडीशन, वो किसके लिए चली जाएगी, डार्क के लिए चली जाएगी, और जो डार्क के लिए ली थी वो ब्राइट के लिए आ जाएगी। Okay, that is the important difference and you can also remember it like this, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे एक टेबल दिया है, यहाँ पे एक टेबल दिया है पेज नंबर 7, 9 एंड 7, 10 पे, 7, 9 एंड 7, 10 पे जो पेज नंबर जो टेबल है, ओके, इसके बीच
इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न के बीच क्या डिफरेंस होता है, दैट यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। और ये जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप है, ये आपके सीईटी के सिलेबस में तो नहीं था, ठीक है, लेकिन नीट में हो सकता है, तो इसमें बस आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, राइट। माइक्रोस्कोप विथ अ पेयर ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ओके, तो उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, या न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होना चाहिए, और उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होनी चाहिए, ये आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। ओके, हाँ। रिलेज क्राइटेरिया, रिलेज क्राइटेरिया क्या होता है, रिलेज क्राइटेरिया पता है आपको। हम्म, दो स्पॉट या दो इमेजेस को अगर आपको सेपरेटली देखना है, ओके, so what the first dark of one object, first dark of one object should overlap on central bright of the second object, okay, because whenever you see object in microscope, whenever you see object in microscope, and if there are different objects, okay, and which are very close to each other, okay, so these two objects will either observed as separate object, or if there is no difference, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर कम होगा, तो वो आपको ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। समझ में आएगा, समझ में आया, तो वो दो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देंगे। तो रिजॉल्विंग पावर, ओके, रिजॉल्विंग पावर में हम क्या करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स को हम सेपरेट देखना चाहते हैं, दो ऑब्जेक्ट को हम क्या करना चाहते हैं, सेपरेटली देखना चाहते हैं, विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो उनको हमें सेपरेटली देखना है, राइट। मतलब एक ऑब्जेक्ट अलग होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट अलग होगा, इसको अगर हमें देखना है तो उसके लिए कुछ रिलेज क्राइटेरिया यूज किया जाता है। और रिलेज क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम देखेंगे एज अ इमेज, तो दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड एज, that image will be formed as what, वो जो इमेज होगी that will be observed along with its diffraction pattern, that will be observed along with its diffraction pattern, right। और diffraction pattern क्या होता है, diffraction pattern देखो, diffraction pattern में ये देखो, diffraction pattern अगर हम देखेंगे तो ये diffraction pattern कैसा आता है, यहाँ पे एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आती है, उसके बाद क्या आती है, ये फर्स्ट डार्क होगा, ये भी फर्स्ट डार्क होगा, राइट। और फिर ये दूसरा ब्राइट होगा, ये तीसरा ब्राइट होगा, लाइक दिस। मतलब इनकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाती है, इनकी जो इंटेंसिटी है किसकी, फर्स्ट ब्राइट एंड सेकेंड ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट एंड सेकेंड ब्राइट, इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इनकी इंटेंसिटी जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लाइक दिस। इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये होती है इसकी सेंट्रल ब्राइट, ये क्या होती है इसकी सेंट्रल ब्राइट, ओके। और ये जो सेंट्रल ब्राइट होता है इसकी विड्थ डबल होती है एज कंपेयर टू दिस फर्स्ट ब्राइट, ओके। मतलब ये जो विड्थ होगी इसके विड्थ के कंपैरिजन में डबल होगी, ठीक है, समझ में आया। देन ये जो पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, ओके, डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये जो पॉइंट्स आते हैं,
तो देखो इसकी जो एंगुलर विड्थ होती है वो क्या होती है, ये होता है लैम्बडा बाई ए। ओके, और जो लीनियर विड्थ होगी ये क्या होगी, लैम्बडा डी बाई ए। ओके, और ये भी क्या होगा, लैम्बडा डी बाई ए, लैम्बडा डी बाई ए। ठीक है, समझ में आया? Okay, this will be on the left hand side, or we can say this is on the negative axis and this is on the positive axis. ठीक है, तो इस तरह इसका कैलकुलेशन करना है, समझ में आया? तो दिस इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो इसमें हमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने थे, दैट इज पोलराइजेशन, देन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। हाँ, तो रिलेज क्राइटेरिया। ओके, रिलेज क्राइटेरिया क्या होगा, इसका जहां पे ये देखो ये क्या है, इसका डार्क पॉइंट है, तो इसका डार्क पॉइंट दूसरे ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रल ब्राइट होगा उस पे इंसिडेंट होगा, राइट? तो ये देखो ये जो पैटर्न होगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आता है। ठीक है, समझ में आया? लाइक दिस। ठीक है, तो जब दो ऑब्जेक्ट सेपरेट कब दिखेंगे हमें, जब central bright of the first overlaps on the first dark of the second। समझ में आया? and central bright of the second overlaps on first dark और central bright of the first। ठीक है, तो ये होता है रिलेज क्राइटेरिया। ये क्या होता है, रिलेज क्राइटेरिया। okay, so these are some important points. Now see some questions, we'll solve some questions based on this। पहले एमसीक्यू देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ले लेते हैं। The branch of physics which uses wave nature of light to explain the optical phenomenon is called as wave optics। ठीक है, ray optics is the study of optical phenomenon based on the assumption that the ray travels in straight line। ठीक है, Newton's corpuscular theory is based on, हाँ, नहीं, that depends on rectilinear propagation of light, that depends on rectilinear propagation of light। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन। ओके, ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर वाज सजेस्टेड बाय, हाँ, हाइजेंस थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, is the speed of light wave is denser medium is smaller than the speed in rarer medium। हाँ, bend towards normal। ठीक है, then on the basis of Huygens theory, on the basis of Huygens theory, we cannot explain photoelectric effect, light travels faster in air than that in glass, this is proposed by both A and B। नहीं, सिर्फ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने नहीं बताया था। ह्यूजेंस वेव थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट? All of the above are the primary sources of light. Which of the following are secondary sources of light? All of the above। Okay, the speed of the wavefront is
same as that of light. Okay, for the linear source of light, the wavefront will be what? Cylindrical wavefront. The light from the sun reaches the earth in the form of plane wavefront. हम्म? ठीक है, उसका आंसर पीछे गलत दिया है, वो प्लेन वेव फ्रंट चाहिए था, वहां पे सिलेंड्रिकल दिया है. The wavefront due to source situated at infinity is plane wavefront. The wavefront due to a point source is spherical wavefront. ठीक है? Huygens principle: in a medium, the secondary wavelets emitted by secondary source of light travels with speed of light. The new wavefront formed by envelope of the secondary wavelet travels in forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, लेकिन हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन ही इफेक्टिव डायरेक्शन कंसीडर करते हैं. ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, दीज आर इजी क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व ना. ये देखो क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27. For the refraction of light from medium 1 to medium 2, which of the following is correct? बोलो. ओनली सी कैसे होगा रे? नीचे का मीडियम डेंसर है ना, तो लाइट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट वो आगे जा रही है, तो ओनली ए होना चाहिए, है ना. ओनली वन, वन ओनली. ठीक है. रिफ्रैक्शन, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 when the light travels from 1 to 2 is equal, huh? Sin 60 upon sin 45. Sin 60 upon sin 45. So what answer you will get? ठीक है, कर सकते हो, समझ में आया. देन ये देखो क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन डी. हाँ, कौन सा 30? हाँ, refractive index of glass and water is 3/2 and 4/3 respectively. Okay. The speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Then the speed of light in water is. Yes, कैसे करोगे इसको? ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दी है और ग्लास में उसका स्पीड भी दिया है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is equals to what? V1 upon V2. This is velocity in air to the velocity in water. Okay, और ग्लास, तो आपको ग्लास में स्पीड दिया है ना, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दिया है, राइट. तो ये कितना होगा? सो दिस इज 3/2 एंड दिस इज V1 upon 2 into 8, राइट. तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो V1 इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8. ठीक है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है?
This is the speed of light in vacuum or in air. राइट अब हमें वाटर के लिए निकालना है सो इट इज इक्वल्स टू व्हाट 3 into 10 to the power 8 upon v2 so v2 is equals to what 3 into 10 to the power 8 upon ये क्या होता है 4/3 है ना तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये 9/4 हो जाएगा इनटू तो ये कितना आ जाता है 2.25 into 10 to the power 8 ठीक है समझ में आया ऑप्शन सी ओके और इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो विदाउट सॉल्विंग दिस ओके कैसे तो ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है इसलिए उसमें स्पीड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा राइट एज कंपेयर टू वाटर और वाटर में आपको स्पीड दिया है कितना 2 into 10 to the power 8 2 into 10 to the power 8 ये किस में दिया है ग्लास में तो वाटर जो होगा वाटर में जो स्पीड होगा इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा राइट तो पहले या ए बी एंड डी ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकते दो से ज्यादा चाहिए तो इट शुड बी 2.25 समझ में आया इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो पोलराइजेशन के क्वेश्चंस देखो करो तो सॉल्व लेक्चर कब तक लेना है 3 बजे तक ना चलो करो सॉल्व करो
ठीक है। देखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस polarization. An optical filter that allows the light waves of specific polarization to pass through while blocking the light waves of other polarization is polarizer. ठीक है? Polarization of light proves what? Transverse nature of light. Transverse nature of light. ठीक है? Next, after passing through a polarizer, question number 43. After passing through a polarizer, the intensity of unpolarized light reduces by half. ठीक है? While passing through second polarizer, there is no change in the intensity of light if the angle between two polarizer is 0. ठीक है? No light emerge from the second polarizer if the angle between two polarizer is 90. A polarized light of intensity 80 watt per meter square is incident on analyzer at certain angle. Okay, if the transmitted beam has an intensity of 40 watt per meter square, the angle made with vertical is huh? कितना आना चाहिए? पावर कितनी हो गई? हाफ हो गई ना? उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो गई? हाफ हो गई. ठीक है? और ये कब हो सकता है? और फॉर्मूला क्या था हमारा? I इज इक्वल्स टू क्या था? I नॉट इनटू कॉस स्क्वायर थीटा. नहीं, अब जब ये एंगल कितना होगा? 45 होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2 होगी. राइट, और उसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ हो जाएगा. राइट, और इंटेंसिटी भी हाफ हो रही है, मतलब एंगल कितना होना चाहिए? 45. Okay, then next, an electromagnetic beam has an intensity 18 watt per meter square and is linearly polarized. And it is linearly polarized. If the angle of incidence on one polaroid, if the angle of incidence on the polaroid is 45 degree with vertical, the intensity of transmitted beam is. करो अभी. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपको क्या दी है? इंटेंसिटी दी है. द इज लीनियरली पोलराइज्ड. और वो कैसा है? लीनियरली पोलराइज्ड है. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस on the polaroid is 45 with vertical, the intensity of transmitted beam is.
कितना होगा? बोलो। हाफ इंटेंसिटी 9 होना चाहिए। हाँ, ठीक है। देन द सनलाइट as received by the observer is unpolarized light, ठीक है। जैसे कि सन में क्या होता है, देर आर लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट, देर आर लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट, so vibrations of the light is possible in all direction. The emergent beam is correctly shown by A. As the vibrations which are parallel to this polaroid or polarizer will pass through, but the vibrations which are perpendicular will not pass through. ठीक है, समझ में आया? The angle made by beam with vertical after passing through analyzer, if the intensity becomes 0.86 times the initial intensity, तो क्या आना चाहिए? 0.86 times means what? कितना होगा? 0.86 मतलब कितना? √3/2. 0.86 means what? √3/2. तो cos के लिए 30. ठीक है, समझ में आया? Which of the following statement indicates the transverse nature of light? Light can be polarized. That will show you the transverse nature of light. Polarization by reflection, Brevister's law. For Brevister's angle, the angle between reflected ray and refracted ray is 90. Okay, if question number 53, if R1 is the incident, if R1 is incident at polarizing angle, then unpolarized rays in the given figure are R3. जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो पोलराइज हो जाता है। आपको क्या पूछा है? अनपोलराइज रे, राइट, या पार्शियली पोलराइज, वो कौन सा होगा? R3 होगा, रिफ्रैक्टेड रे. Refracted ray will be partially polarized, but reflected ray will be completely polarized. ठीक है? Then the polarizing angle of material having a refractive index 1.732, तो ये कितना होगा? Polarizing angle क्या होता है? पोलराइजिंग एंगल IP इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, और ये कितना है? 1.732 मींस ये व्हाट इज दिस? √3 ना? राइट, सो मतलब 60 पे tan की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, तो 60 होगा। समझ में आया? हाँ, a ray of light in air is incident on glass plate at polarizing angle. It suffers a deviation of 36 on entering the glass. Okay, the angle of polarization is 54. 54. आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले what is given? It suffers a deviation of 36. डेविएशन कितना आता है उसमें? 36 आता है, राइट। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 36. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 54 होगा।
आया समझ में? Yes. हाँ next, an unpolarized light is incident on a medium of refractive index √3 at a polarizing angle of the medium, then the angle of refraction is, ठीक है ना? कैसे करना है समझ में आया? वो फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया था प्रीविस्टर्स लॉ का, इससे आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. Is it clear? Yes. Let's go to PYQ. PYQ. देखो PYQ interference fringes are produced on screen by using two light sources of intensity I and 9I. ठीक है? The phase difference between the beam is pi/2 at point P and pi at point Q on the screen. The difference between resultant intensities at point P and Q, So 6. 6I, 6. 6. 6I. 6. How? आपको सॉल्व कर दिया. सॉल्व करके दिया था मैंने. उसके एक बार डाउट लगाया था. जब आपने जब पढ़ा सिखा. तो देखो क्या कैसे सॉल्व करना है इसको. How to solve this? रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर आपको निकालना होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? ओके, यू नो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला. Yes. और उसी से हम क्या बनाएंगे? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? हाँ बोलो. जस्ट लाइक योर वेक्टर्स. वेक्टर का हमने रिजल्टेंट निकाला था ना. Yes. R is equals to under root of p square plus q square plus 2pq cos θ. यहाँ पे भी वही करना है. So resultant amplitude, okay, resultant amplitude is equals to what we can write under root of a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos theta. ठीक है? तो ये देखो ये क्या हो जाएगा? ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या लिखेंगे आप? a square is equals to a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos theta, where theta is the phase difference. Theta is the phase difference. पूछा कर लो, बातें कर. एक 10 मिनट बचे मेरे लेक्चर के, उसके बाद जितनी बातें करके ना करो. ये लास्ट का लेक्चर है ना? इसका लास्ट लेक्चर है ना मेरे. इसके बाद जितनी मैं भी बढ़ जाऊंगा आपके साथ बात, है ना? और देखो इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? Intensity I1 plus intensity I2 plus twice intensity I1 I2 into cos theta. Okay, so this is the formula to calculate the resultant intensity. ठीक है? Yes. तो ये देखो आपको इंटेंसिटी कितनी दी है? एक की इंटेंसिटी दी है I और दूसरे की दी है 9I. और फर्स्ट केस में मतलब जो P पॉइंट है, P पॉइंट
है ना। पी पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 5/2 है, और क्यू पॉइंट पे कितना है, पाई है। और आपको क्या निकालना है, इनका डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट पी एंड क्यू निकालना है, ठीक है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी कितना आएगा, ओके, तो यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी, तो ये कितना I1 कितना है, I2 कितना है 9I, प्लस ये भी क्या है 2 इंटू I इंटू 9I, और एंगल कितना है इसके बीच 90, कितना है cos 90, मतलब ये तो पूरा जीरो हो जाएगा फिर, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, IP इज इक्वल्स टू 10I, राइट, और IQ इज इक्वल्स टू क्या होगा, I plus 9I plus 2. यहाँ पे ये क्या है cos पाई, है ना। सो I प्लस 9I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू 9I, राइट, और ये क्या होगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होगी -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10I माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 9I square मतलब वो 9I square 3I 2 6I, राइट, तो आंसर आएगा 4I, राइट। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ओके। सो माइनस IQ is equals to 10I minus 4I, that is 6I, ठीक है। हाँ पूछो, सही आंसर बताए, ठीक है, समझ में आया, गुड। Next, two current sources P and Q produces interference at point A on the screen where there is a dark band and which is formed between fourth bright and fifth bright. The wavelength of light used is 6000 angstrom. The path difference between PA and PQ is PA and QA is 2.7 into 10 to the minus 4 2.7 into 10 to the power minus -4 सेंटीमीटर। किया था कि ये भी हमने % हॉस्टल में किया था, ठीक है। तो देखो क्या दिया है आपको, two coherent sources P and Q produces interference pattern at point A on the screen, ओके। और ये जो पॉइंट A है on the screen where dark, हाँ, तो ये जो डार्क बैंड फॉर्म हो रहा है इसमें, ओके, तो ये कौन सा डार्क होगा, हाँ, ये देखो, ये जो स्क्रीन था इस पे हमने क्या लिया था, दिस इज सेंट्रल ब्राइट, है ना। उसके बाद क्या आता है फर्स्ट डार्क, उसके बाद क्या आता है फर्स्ट ब्राइट, उसके बाद आता है सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, ये क्या होगा थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, उसके बाद आएगा फोर्थ डार्क, और ये आएगा फोर्थ ब्राइट, राइट। और हमारा जो पॉइंट फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है, फोर्थ ब्राइट एंड फिफ्थ ब्राइट, ओके। ये क्या हो गया फोर्थ डार्क, उसके बाद क्या, ये क्या आएगा फिफ्थ डार्क आएगा, मतलब हमारा जो ए पॉइंट होगा वो क्या होगा फिफ्थ डार्क होगा, क्या होगा फिफ्थ डार्क, समझ में आया, यस, ये क्या होगा फिफ्थ डार्क होगा, उसके बाद आएगा फिफ्थ ब्राइट, राइट, समझ में आया। हाँ, तो फोर्थ ब्राइट और फिफ्थ ब्राइट के बीच क्या आएगा फिफ्थ डार्क आएगा, राइट। अब हमें फिफ्थ डार्क के लिए वेवलेंथ दी, आपको पाथ डिफरेंस निकालना है,
क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस निकालना है, मतलब डेल्टा एल आपको निकालना है ना। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू क्या होगा किसके लिए? डार्क पॉइंट के लिए। डार्क है ना, डार्क। और 2n minus 1 lambda. हाँ, तो n माइनस 1 by 2 lambda by lambda Lambda. lambda by d Except lambda. lambda upon d Two. हाँ this is the path difference, this is the path difference। यही फॉर्मूला था ना, यही फॉर्मूला था कि नहीं? अभी तो बताया, लिखा ना आपने? हाँ, तो किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। पोजीशन ऑफ nth डार्क will be equals to what? n minus 1 by 2 into lambda d by d, ना? lambda capital D by small d। नहीं, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये फॉर्मूला, राइट? तो अच्छे से ध्यान रखना कुछ ट्रिक यूज करके, ठीक है? अब ये क्या चाहिए आपको? फिफ्थ है ना, तो यहाँ पे 5 वैल्यू डाल दो। ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 by 2 9 by 2 9 by 2 into, और क्या निकालना है आपको? पाथ डिफरेंस निकालना है ना, मतलब आपको डेल्टा एल ही निकालना है, राइट? सो डेल्टा एल इनटू लैम्डा आपको दिया है कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 into 10 to the power minus 7। ओके, 6 into 10 to the power minus 7। और ये डिस्टेंस कितना है? यस, ये लैम्डा डी बाई डी, देखो और एक तरीका है इसको निकालने का।
इसके लिए जो फेज डिफरेंस आएगा, ओके, तो इसका जो फेज डिफरेंस वो जो होता है फेज डिफरेंस, ओके, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, टू एन माइनस वन इनटू पाई, ओके। ये क्या है, फेज डिफरेंस है, क्या है, फेज डिफरेंस। ओके, अब हमें ये फिफ्थ डार्क चाहिए, ये कितना है, फिफ्थ डार्क। ओके, तो डार्क के लिए क्या होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 10 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 9 पाई। ओके, ये क्या आ गया, पाथ फेज डिफरेंस। ओके, नाउ फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, इसमें क्या रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये देखो, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये क्या होगा, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, राइट। और ये क्या है, 2 पाई, और ये कितना है, फेज डिफरेंस कितना आया, 9 पाई, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो ये आ जाएगा मीटर, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो, हाँ, यहाँ तक ही पढ़ा था, हाँ। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस व्हेन light decreases. हाँ, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस, उसको डिक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला उसके डिनोमिनेटर में क्या आता है, 1.22 लैम्डा आता है, ओके। तो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू 1/1.22 लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा अगर डिक्रीज होगा तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। Okay, from Brewister's law, except for the polished metallic surface, the polarizing angle, yes, depends on the wavelength, and it is different for different colors. Option A, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप, और ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। और देखो, अब सभी चैप्टर्स मैंने आई थिंक अच्छे से कर दिए है ना, समझ में आया, समझ में आया, हाँ।